सी दवाइयाँ यूज करनी है, ये आप हमेशा याद रखिए। और आरोग्यवर्धिनी जो है, जो पित्त प्रकृति या पित्त प्रधान विकृति वाली जब कंडीशन होती है तब आरोग्यवर्धिनी नहीं इस्तेमाल करनी है। कफवात और वात कफ, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आरोग्यवर्धिनी आइडियली इंडिकेटेड है। फिर गोक्षुरादि गुग्गुल तो मैंने बताया कैसे वो काम करता है। श्रृंग भस्म का भी मैंने बताया है। सुवर्णमक्षिकादिवटी के बारे में अभी मैं ज्यादा विवरण नहीं कर सकता। त्रिफला गुग्गुल जो है ये भी संतर्पणोक्त कंडीशन में यूज करना है। जब मेदोवृद्धि या स्थौल्य जो है ये मेन हेतु के तौर पर होता है रक्तदाब निर्माण होने के लिए, तब या इस्तेमाल करना है, या स्थूल पेशेंट में जब रक्तदाब वृद्धि होती है तब यूज करना है। त्रिफला गुग्गुल में त्रिफला और पिपली ये और गुग्गुल ऐसा मेन इंग्रेडिएंट है। तो त्रिफला गुग्गुल से भी पित्त प्रधान जो विकृति या प्रकृति के इंसान होते हैं उनमें त्रिफला गुग्गुल संभाल के यूज करनी होती है, क्योंकि गुददाह या पर रेक्टल ब्लीडिंग मतलब मल से रक्त आना, ये जो है ये त्रिफला गुग्गुल की वजह से पेशेंट्स में हो सकता है। ठीक है, ये होते हुए मैंने देखा भी है एक पेशेंट में। अगर और त्रिफला गुग्गुल के साथ साथ अगर पेशेंट अल्कोहलिक है और वो अल्कोहल भी ले रहा है तो श्योर शॉट गुददाह और पीआर ब्लीडिंग होती है, ये ध्यान में रखें। सूज, पांडुता मतलब शोथ, पांडुता और रक्तदाब अगर रहेंगे और शोल्डर पेन या आर्म में पेन अगर हो रहा है तो सुवर्णमक्षिकादि वटी, गोक्षुरादि गुग्गुल ये लेना है। शोथ हो, पांडुता हो और रक्तदाब हो। और ये शोल्डर पेन और आर्म पेन जो है ये जनरली ये एमआई में सिम्टम ये दिखता है। ठीक है, फिर अगर दौर्बल्य हो तो श्रृंग की गोलियां लेनी है, उन्होंने बताया है। खंडित निद्रा अगर रहेगी तो निद्रा करवटी रात को सोते समय 6 गोली लेना है। एक्चुअली डायरेक्ट निद्रा करवटी पे जाने की जरूरत नहीं है। ये टमांसी पांट है अपने पास, सारस्वतारिष्ट का ऑप्शन है, या मौस्यादि कषाय है, या तगरादि कषाय है, काफी सारे ऑप्शन है। फिर मानसिक तान की वजह से अगर रक्तदाब बढ़ा हो तो ब्राह्मी वटी खाली पेट ले सकते हैं, या सारस्वतारिष्ट है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रुद्रों की वजह से अगर उच्च रक्तदाब है तो चंद्रप्रभा या श्रृंग भस्म हम ले सकते हैं। अर्जुनारिष्ट भी हम ले सकते हैं, जैसे मैंने कहा पिछली बार अर्जुनारिष्ट जो है एक्चुअल रुद्रोग रहेगा तब यूज करना है। गैस की अगर तकलीफ हो तो गंधर्व हरित की जैसे मृदु विरेचन या नित्य विरेचन के लिए कुछ दवा है, उसका इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी बीपी काफी हद तक कम होता है। मधुमेह और रक्तदाब ऐसा अगर कॉम्बिनेशन हो तो मधुमेह वटी का इस्तेमाल करना है। ये जो मधुमेह वटी जो है ये वैसे खड़ी वाले जिनका पाठ है, मैंने वो इस्तेमाल नहीं किया है, फिर भी मैंने आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे बताया। रसायन चूर्ण जैसे मैंने बताया आपको। फिर चिकित्सा दिशा जो है वात संशमन, लंघन और मानसोपचार, ये तरीके से होनी चाहिए। ग्रंथोक्त उपचार जो है ये लक्ष्मी विलास, बृहत्वात चिंतामणि और सर्पगंधा चूर्ण का रोग होता है। लक्ष्मी विलास और बृहत्वात चिंतामणि जो है ये डायरेक्ट उससे नहीं जाना है, मतलब जैसे मैं हमेशा कहता हूँ नींबू काटने के लिए डायरेक्ट तलवार का इस्तेमाल नहीं करना है। जब एक्चुअली उनकी कंडीशन हो वो यूज करने की तभी उनका इस्तेमाल करना है। विशेष दक्षता और विहार प्रक्षोभक गोष्ठी ये अवॉइड होना चाहिए। चिंता और फियर जो अगर रहेगा तो वो नहीं आपको लेना है। और दिन में नींद नहीं करनी है, दिवास्वाप नहीं करनी है और रात को जागना नहीं है। ये दिनचर्या के पॉइंट्स भी काफी इम्पोर्टेंट होते हैं। हम हमेशा क्या करते हैं कि डाइट में कुछ बिगड़ा है क्या वगैरह देखते हैं या स्ट्रेस फैक्टर में देखते हैं, लेकिन दूसरी छोटी छोटी चीजें होती है वो भी हमें मॉनिटर करनी होती है।
उसका भी काफी बड़ा रोल होता है। दिनचर्या से संबंधित अभी मैं आपको एक बता सकता हूँ। एक दो केस थी टिपिकल मेरे पास। उसका विवरण मैं कर सकता हूँ, लेकिन ठीक है, वो उसके बारे में दिनचर्या का मैं अगले लेक्चर में शायद लूंगा। इस ठीक ठीक। कुपथ्य के बारे में अगर देखेंगे तो नमक या तीक्ष्ण उष्ण जो आहार विहार है, या खट्टा कटु अम्ल और लवण जो रस है, वो उसका त्याग, मतलब उसका अतियोग जो है वो नहीं होना चाहिए। शक्कर जो है, केमिकल युक्त शक्कर या भात का ज्यादा यूज, या बटाटा, कोल्ड ड्रिंक, चाय, मद्यपान, धूम्रपान, ये जो चीजें हैं सब जो हाइपरटेंशन बढ़ाती है वो अवॉइड करनी है। टोबैको अवॉइड करना है। और फिर तिनवन किए हुए जो पदार्थ रहते हैं वो अवॉइड करना है, इडली डोसा वगैरह। रसायन चिकित्सा जो है उसमें बोक्सुरादि कुकुल, शृंग गोली और रसायन चूर्ण, सॉरी, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। योग और व्यायाम में शवासन और भ्रामरी प्राणायाम, ऊंचाई प्राणायाम, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रुग्णालयीन उपचार जो है उसमें बताया है कि ऊपरी ट्रीटमेंट से अगर रक्तचाप कम ना हो तो रक्तमोक्षण कराएं और विधियुक्त वमन दे सकता गया है। लेकिन वमन देने से वमन देने से पहले आप बहुत बार आपको सोचना जरूरी है। फिर जो है अन्य षष्ठी उपक्रम में हाँ, इन्होंने कंडीशन बताई है वमन कब देना है। रुग्ण अगर बलवान है, तरुण है, और तो उसमें वमन कर्म दे सकते हैं। स्थौल्य है तो घाम, मतलब स्वेटिंग प्रॉपर हो, ना पेटी का स्वेट दे सकते हैं या अवगाह स्वेट दे सकते हैं। चिकित्सा काल जो है 103 में 1 से 3 महीना बताया, ये काल तो डिफर हो सकता है। फिर सुवर्ण सिद्ध जल का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे इन्होंने बताया है। लेकिन मुझे तो ऐसे कुछ जरूरत नहीं लगती है सुवर्ण सिद्ध जल की। फिर तेल की त्रिदल जो होते हैं, ऐसी 5 त्रिदल लेके उनका काढ़ा बना सकते हैं हम, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और पुनर्भव चिकित्सा जो है वो महानारायण तेल या चंदन आदि तेल का अभ्यंग कर सकते हैं। जैसे फिर कर्णपूरण और नस्य का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। रुग्ण का वजन, फिर हीमोग्लोबिन, सीबीसी, यूरिन रूटीन, मूत्र का प्रवृत्ति और रक्तदाब जो है इनमें ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि रीनल हाइपरटेंशन भी होता है काफी बार, तो इसलिए जो मूत्र की प्रवृत्ति है उसके ऊपर भी ध्यान देना जरूरी होता है। वैद्य समीर जमदग्नि जी जो है तो मेरे गुरुवर्य है और काफी वैद्यों के गुरुवर्य है। तो उन्होंने उनका जो सिलेक्टिव रक्तदाब का फॉर्मूला है वो साम पित्त जब रहेगा तब इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्चुअली मैंने इस्तेमाल नहीं किया है ये कभी। सर्पगंधा और अबाना, इसका इस्तेमाल हम नॉर्मल कोर्स हाइपरटेंशन में कर सकते हैं, और मॉडर्न ट्रीटमेंट जब शुरू हो तब हम सर्पगंधा अबाना इसका इस्तेमाल साथ में कर सकते हैं। क्षीर कल्याण घृत जो है वो हर प्रकार के रक्तदाब में इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जाहिर है यकृत का कार्य ठीक होना चाहिए। जब भी कौन सा भी हम घृत, सादा घृत या औषधि सिद्ध घृत इस्तेमाल करेंगे, यकृत का कार्य ठीक जब होगा तभी ही हमें सिद्ध घृत वगैरह का इस्तेमाल आभ्यंतर पानार्थ करना है। ठीक है, अभी एक एक कल्प में डिटेल जो है वो हम कल से जाएंगे, और अभी फिलहाल कुछ
केस के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, अभी मैं मेरी स्क्रीन जो है वो ऑफ करता हूँ। सवाल के लिए जो है आप चैट बॉक्स में सवाल, पूरा इंटरैक्टिव सेशन शुरू हो रहा है अभी, तो अभी बैक फुट पे मत जाइए। जिनको पूछना है वो चैट बॉक्स पे पूछ सकते हैं सवाल। अच्छा, Please tell us more about anticoagulation by Ayurveda। एक्चुअली क्या है, जो मैंने अभी बताया, मंजिष्ठा, हल्दी और कुमारी, ये जो है इनका इस्तेमाल करना जो है इसके रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे होते हैं। फिर एक्चुअली है एक्सरसाइज जो है ना, अद्रव्य चिकित्सा में जो एक्सरसाइज है वो ज़्यादा रोल करती है इसमें। तो इससे भी क्लोपिटाइब जैसी जो मेडिसिन है वो बंद होने के लिए सहायता काफ़ी सारी होती है। और फिर दीवा स्वाप अगर हम टालेंगे और लिमिटेड आहार खाएंगे, या आहार सेवन के जो नियम है वो प्रॉपर फॉलो करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे और कुछ मेडिसिन अगर लगे तो ये जो मेडिसिन मैंने बताया है वो यूज करना है, उससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है क्लोपिटैप जैसी दवाई कम करने के लिए। नहीं, एक्चुअली हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत, हेतु व्याधि विपरीत और हेतु व्याधि विपरीतार्थकारी, ऐसे अलग अलग टाइप की चिकित्सा होती है। उसमें हेतु विपरीत जो चिकित्सा है वो ज्यादातर बेहतर होती है। इसलिए हेतु विपरीत चिकित्सा पे अपना फोकस होना जरूरी होता है। कुछ जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, कुछ प्रतिशय ऐसे होते हैं कि जिसमें मतलब प्रतिशय की बहुत सारी ट्रीटमेंट लेके फायदा नहीं होता है, लेकिन फिर वो पेशेंट इरिटेट होके सब छोड़ देते हैं, फिर वो सब खाने लगते हैं। फिर केला खाते हैं या फिर पेरू खाते हैं, तो उससे भी उनको कभी कभी फर्क गिरता है। ऐसा भी होता है। या अगर ट्रीटमेंट वाइज हम बताने जाएंगे तो फिर पेरू के साथ जब हम कुछ कफग्न दवाई देंगे तो उससे वो पेशेंट को फर्क दिखता है। मतलब कामित्व के लिए उसका इस्तेमाल होके भी वैसा भी कार्य होता है, ऐसा एक्चुअली होता है। तो लेकिन ये चीज है विपरीतार्थकारी, हेतु व्याधि विपरीतार्थकारी चिकित्सा का भी कभी कभी रोल होता है। ये लास्ट ऑप्शन रखना पड़ता है वो हेतु व्याधि विपरीतार्थकारी। जैसे और एक सोच है, मतलब क्षारधर्मी कुछ बीमारी है तो उसके लिए अम्लधर्मी मेडिसिन यूज करना होता है। क्षारो ही अति माधुर्यम सिद्ध शीघ्रम अम्लोप संहिता, ये जो मदात्य में आया है श्लोक, उस पे वामनदातार शास्त्री जो राज है उन्होंने इस पे काफी सारा ये सिद्धांत का उन्होंने अध्ययन करके उसके अनुसार उन्होंने अपनी प्रैक्टिस अलग तरीके से डेवलप की। तो ये जो है क्षार के लिए अम्ल यूज करना है, उसी तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं मैक्सिमम। तो कभी कभी लोग उससे फर्क नहीं पड़ रहा है तो सोचते हैं क्षार को क्षार से मार या लोहे को लोहे से मार। तो वैसा जो है वो लास्ट ऑप्शन रहता है। सुवर्ण सिद्ध जल, ये जो सवाल है मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या बोला है सुवर्ण सिद्ध जल के बारे में। अनम्यूट करके वंदना जी आप पूछिए और वापस म्यूट कीजिए।
हाँ सर, मतलब प्योर बेडन लेना पड़ेगा उसके लिए, या कोई ज्वेलरी जैसे अंगूठी है वो भी ले सकते, क्योंकि उसमें थोड़ा सा मिक्स रहता है ना सोना, सोने में, तो इसलिए हाँ, पूछ रही थी मैं। हाँ अच्छा हाँ। सर। हम्म। एक्चुअली क्या है, जो वेडन के लिए जो प्योर वाला लेंगे उसकी मतलब तार जो सोने की रहते हैं वैसा लेंगे तो बेहतर रहता है। नहीं तो फिर सुवर्ण सिद्ध जल को वही यूज करना है एक्चुअली। उसमें भस्म नहीं यूज करते हम लोग। और अगर हम सुवर्ण प्राशन जैसी तरीके से अगर यूज कर रहे हैं तो ही उसमें सुवर्ण भस्म यूज करते हैं। और जो है, लेकिन ये जो मैंने बुक में आया था वो बताया मैंने, लेकिन मैंने तो कभी ये यूज नहीं किया है, खास करके हाइपरटेंशन के लिए। ठीक है। और जो सुवर्ण सिद्ध जल हम यूज करते हैं उसमें थोड़ा मिक्स भी होता है, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ अपाय होते हुए तो नहीं दिखता है। लेकिन आपका कहना बराबर है, उसमें थोड़ा इम्प्योरिटी रहती है। तो प्रैक्टिकली तो सोने की अंगूठी जो है वो उसमें अगर मतलब पानी में डाल के उबालते हैं बॉइलिंग पॉइंट आने तक, और फिर वो सादा होने के बाद अंगूठी बाजू में निकाल के वो हम पानी दिन भर पीने के लिए यूज कर सकते हैं, ऐसा होता है। और हमारे जो आध्यात्मिक गुरु हैं उन्होंने एक बताया है कि सुवर्ण सिद्ध जल, और उन्होंने उसमें हल्दी भी डालने के लिए कहा है, और ये तांबे के बर्तन में करने के लिए कहा है। तो उससे इम्यूनिटी भी बढ़ती है, ऐसा उनका कहना है। In condition of hypertensive emergency, when patient came first time at our clinic, how can we manage the patient? सबसे बेस्ट सवाल है। जनरली एक्यूट हाइपरटेंशन जो है उसको ट्रीट करना पड़ता है, या नॉर्मली अगर क्रोनिक हाइपरटेंशन का भी पेशेंट है उसमें अगर सडनली बीपी हाई होता है तो झट से अगर उसमें बीपी हम करके दिखाएंगे तो पेशेंट जो है वो आयुर्वेद को सलाह देते हैं। मैंने ऐसा करके देखा। जैसे मैंने एक आद्रव्य चिकित्सा का भी बताया किस्सा, मिनिमम मेडिसिन या जीरो मेडिसिन ही था, और पंचकर्म से अगर हमें ट्रीट करना है तो उसमें झट से पेशेंट का रक्त मोक्षण करना है स्टार्ट। रक्त मोक्षण के बाद बीपी जो है वो कम होता है, 10 या 20 सिस्टोलिक तो होता ही होता है कम। और उसके बाद वापस हम शिरोधारा भी करेंगे तो और वो 10-20 से तो श्योर कम आता है। तो ये जो है ज्यादा भी आता है रक्त मोक्षण और शिरोधार, ये इमरजेंसी में हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। और इसी तरह से अगर पेशेंट की कोष्ठ में विकृति हो या आम विष संक्रमित हो, और एरंडेल तेल शुंठी काढ़ा या एरंडेल तेल दूध के साथ इस तरीके से अगर हम कैस्टर ऑयल का प्रॉपर इस्तेमाल करेंगे और उसको लघु विरेचन देंगे तो उससे भी बीपी जो है वो जल्दी कम आता है। मॉडर्न मेडिसिन से भी जल्दी कम आता है, ये ध्यान में रखें। गोक्षुरादि गुलकुल किस कंडीशन में यूज नहीं करना है? एक्चुअली वैसे गोक्षुरादि गुलकुल किस कंडीशन में यूज नहीं करना है ऐसे ज्यादातर हम नहीं बोल सकते, लेकिन जिनमें बहुमूत्रता ऑलरेडी बहुमूत्रता है तो गोक्षुरादि गुलकुल का इस्तेमाल नहीं करना। मतलब किडनी को हमें एग्जॉस्ट नहीं करना है, ये ध्यान में रखें। ठीक है। बहुत बार आप देखते हैं एलोपैथी में हाइपरटेंशन ट्रीट करने के लिए डायूरेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो जो डायूरेटिक्स इस्तेमाल करने के बाद किडनी की फंक्शनिंग धीरे धीरे और खराब और वर्सन होती जाती है। तो ये जो है ये हमें भी सोचना है। ठीक है। मॉडर्न डायूरेटिक्स जैसे इसका साइड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी किसी भी अवयव
एग्जॉस्ट नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें क्रोनिक जीर्ण मलावस्टम्भ का अगर पेशेंट है तो वो बार बार पेट साफ होने के लिए, मल साफ होने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ दवा लेते रहता है, या वैद्य से लेते रहता है या खुद लेते रहता है। तो खुद की शरीर की ऐसे लेबोरेटरी वो बना डालते हैं, और जो मेडिसिन है वो मतलब कुछ जीर्ण मलावस्टम्भ की चिकित्सा के ऊपर मैं अलग से लेने वाला हूँ वर्कशॉप। लेकिन बहुत सी जो मेडिसिन है उसकी वजह से क्या होता है, आंतों की ताकत कम होती जाती है। आंतों की पुरस्चरण गति अगर बढ़ाएंगे दवा की यूज करके, और भेदन औषधि का अगर ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ की धातु जो है उनका बल कम होते जाता है, और धातु बल अगर कम हो गया आंतों का तो उनका कार्य जो है वो और कम होते जाता है। तो ऐसा ही हमें हर ऑर्गन के बारे में सोचना जरूरी होता है। ये हेतु बोल रहे हैं आप, लक्षण नहीं हेतु। कुछ लक्षण है, कुछ हेतु। एक्चुअली क्या है, क्षुधा दिक्य वर्क स्ट्रेस, स्ट्रेस कंडीशन में ज्यादा भूख लगना ऐसा है या जनरली ही क्षुधाधिक्य है, ये देखना पड़ेगा। जनरली ही क्षुधाधिक्य अगर दिख रहा है तो वो स्थौल्य का सिम्टम आएगा, और स्ट्रेसफुल कंडीशन में ही खाली क्षुधाधिक्य होती है और बाकी के वक्त नॉर्मल रहता है। तो वो स्ट्रेस की वजह से वो क्षुधाधिक्य ये लक्षण होगा। तो ये डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। फिर जो है निद्रा खंडित वगैरह, ये जो है ये स्ट्रेस की वजह से होने के चांसेस है, उसका अलग से विचार करके उसके लिए भी मेडिसिन देना पड़ेगा। और मन प्रसन्न रहने के लिए जो कुछ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अद्रव्य चिकित्सा में है वो भी करनी पड़ेगी, उससे बीपी कंट्रोल में आने के लिए भी फायदा होगा। और माइल्ड वेरिकोज वेन है, काफ मसल पेन है, ये जो ओबेज है, एक्चुअली ये कंडीशन मुझे आइडियल विरेचन की लग रही है। विरेचन से इसमें लाभ होगा, रक्त मोक्षण से भी ये कंडीशन में लाभ होगा, और फिर अभ्यंतर चिकित्सा आपको जो मेदोवृद्धि और उच्च रक्तदाब ये दोनों पे जाए ऐसा आपको मेडिसिन डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए जो है मेदो हर गुगुल भी काम करेगा, योगराज गुगुल भी इसके लिए काम करेगा। ठीक है, और महामंजिष्टाधि क्वाद जो है ये भी इसका ड्रग ऑफ चॉइस है। सेलिडिन एंजेनिल, अच्छा एंटी एंजियोलाइटिक, अच्छा एंजेनिल चैतन्य का है क्या? गोक्रू गुगुल सम टाइम बीपी इंक्रीजेस 157.99 per daily at morning 7 to 9 AM। मॉर्निंग 7 to 9 AM बीपी बढ़ता है, ये कुछ लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। बीपी जो है वो एक्सर्शन के बाद बढ़ता है क्या, ये देखना जरूरी है। तो बहुत सारे पेशेंट ऐसे रहते हैं उनको अगर एक्सर्शन कम रहेगा तो वो बीपी नॉर्मल रहता है, एक्सर्शन बढ़ता है तब बीपी बढ़ता है। ये टिपिकल साइन होता है हाइपरटेंसिव पेशेंट्स। तो 7 to 9 उनका जो दिनचर्या है वो क्या रहता है उसके ऊपर भी वो फर्क हो सकता है। वो अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो दौरान बढ़ रहा है कि क्या हो रहा है वो भी देखना पड़ेगा, और एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो फिर कफ का काल है, खाने में क्या खा रहे हैं उसके ऊपर भी निर्भर हो सकता है। क्योंकि कफ वृद्धि और स्रोतोरोध
इसकी वजह से भी बीपी बढ़ सकता है। सेलिडीन ये एलोपैथी कुछ दवा है क्या? क्या है उसमें? आप थोड़ा ऑन बोर्ड आइए अनम्यूट करके, सौरभी जी। डॉक्टर सौरभी। सर हाँ सर, ये एक्चुअली आयुर्वेदिक दवा है। सेलेडिन में सर्पगंधा और बाकी जटामांसी वगैरह ऐसे द्रव्य है। अच्छा ठीक है। ये कौन सा फार्मेसी का है? अ, अ, देखना पड़ेगा मुझे, फाइटोफार्मा का कुछ तो शायद है। ठीक है ठीक है। तो ठीक है। एक्चुअली मेडिसिन पहले मतलब कौन सा भी अगर पेशेंट हो प्रॉपर आयुर्वेदिक पद्धति से निदान करके फिर जो द्रव्य निश्चिति होनी चाहिए फिर लेना चाहिए। और वो द्रव्य जो आप निश्चित कर रहे हैं वो द्रव्य किसी मार्केट कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं तो वो मार्केट कॉम्बिनेशन उठाना है, या फिर मार्केट कॉम्बिनेशन का जो कुछ द्रव्य है उसकी अवस्था जान लेनी चाहिए और उसी अवस्था में वो यूज करना चाहिए। ऐसा करेंगे तो रिजल्ट मिलने के चांसेस होते हैं। अच्छा हाँ, नहीं कभी कभी फिर भी बीपी अभी बढ़ रहा है, इसलिए मैं सोच रही थी कि ये गोक्षुरादि गुगुल का इसमें कुछ यूज है या फिर कैसे लगता है? गोक्षरादि गुगुल का यूज होता है, वो ब्लड वॉल्यूम कम करके बीपी नॉर्मलाइज करने के लिए मदद करता है। लेकिन जब शोधनार्ह कंडीशन होती है तो ऐसे देखा जाता है कि वो शोधन के अलावा जल्दी वो शमन चिकित्सा से कम नहीं होता है, ऐसा भी रहता है। और खास करके जब टूडीको में चेंजेस आए हुए रहते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी वगैरह। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। टूडीको नॉर्मल है? हाँ नॉर्मल है। हाँ ठीक है, टूडीको नॉर्मल है तो अच्छा है। विरेचन और रक्त मोक्षण से तो फर्क गिरेगा ही गिरेगा। और जैसे मैंने मेडिसिन में बताया तो मेडिसिन में मेन जो मेडिसिन जो मैं यूज करता हूँ वो है वो पूरालभादी कषाय है। वो आप यूज कर सकते हैं। इसका वामन दातार शास्त्री जी है, उनका वो योग है पांचभौतिक चिकित्सा में। तो वो हाँ तो वो यूज करेंगे तो उसके रिजल्ट काफी अच्छे हैं हाइपरटेंशन। उसमें सर्पगंधा भी नहीं है। ठीक है। ओके फिर भी उसके रिजल्ट अच्छे हैं। ओके तो वो यूज कर सकते हैं। वो मैं लगभग हर पेशेंट में हाइपरटेंशन के यूज करता हूँ। क्या कंटेंट है? कंटेंट अभी मेरे पास नहीं है, मैं अगली बार डालूंगा, स्लाइड में डालता हूँ फिर। ओके 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 थैंक यू। व्हाट्सएप में अगर पॉसिबल है तो मुझे एक रिमाइंडर डालो, मैं अभी ठीक स्लाइड है में सर, डालूंगा। श्योर सर। ओके ओके थैंक यू। निद्राकर औषधि में हम कुछ क्रम रख सकते हैं क्या? निद्राकर औषधि में हम कुछ क्रम रख सकते हैं? अच्छा हाँ, एक्चुअली क्या है, एक तो जटामांसी घन जैसे मैंने बताया उसकी अवस्था आपको बताई, सारस्वतारिष्ट की अवस्था बताई। जटामांसी पांट जो है वो एट बेड टाइम देना है, जटामांसी पांट, अगर आप वो चूज कर रहे हैं तो। और दिन भर में भी अगर स्ट्रेसफुल कंडीशन पेशेंट की रहती है तब मतलब दिन भर मुहुर्मुहु दवाई जो है वो दिन में 4 बार जानी चाहिए, जो स्ट्रेस पे काम करेगी वो। और अगर ऐसा नहीं है, उसकी स्ट्रेस की वजह से खाली नींद डिस्टर्ब हो रही है और नींद डिस्टर्ब होने की वजह से बीपी अल्टर हो रहा है या बीपी हाई हो रहा है, ऐसी अगर पैथोलॉजी रहेगी तो सिर्फ नींद अच्छी करेंगे, स्ट्रेस पे काम करने के लिए रात को पांट देंगे तो उससे भी काम होगा। ठीक है। और जो तगर आदि कषाय या मांसादि खुराक वगैरह जो है वो
इसके अगले लेवल का मेडिसिन। पहले जटामांसी घन या सारस्वतारिष्ट या जटामांसी फांट ये इस्तेमाल करना है, प्राइमरी जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बताऊँ। इसके ऊपर की बाकी का है ये मांसाधिक्वात या तगराधिक्वात, और सबसे ऊपर फिर वो बृहत्वात चिंतामणि वगैरह ऐसे मेडिसिन यूज कर। हर डिजीज की ट्रीटमेंट में ऐसा आयुर्वेद में होता है, जैसे एलोपैथी में हो प्रोटोकॉल सेट होता है ना, जैसे आयुर्वेद में हम कर सकते हैं। डॉक्टर प्रणीता पवार, उनका सवाल है, रक्त मोक्षण करने वाले पेशेंट में अगर एस्पिरिन जैसे ड्रग्स चालू होंगे तो क्या करें? हाँ, ये एस्पिरिन जैसे ड्रग्स अगर उनको चालू है तो एक्चुअली रक्त मोक्षण से पहले 2-3 दिन कुछ तो वो बंद करना पड़ता है, और रक्त मोक्षण के बाद भी 2-3 दिन वो बंद करना पड़ता है। इस तरीके से जनरली करते हैं, लेकिन वो रिस्क फिर ना ले तो ही अच्छा रहेगा। उसमें विरेचन भी आप करेंगे तो बेहतर है। डॉक्टर सौरभ पटेल, उनका सवाल है, अगर किसी पेशेंट में गोल्ड प्रिपरेशन मेडिसिन देते लाइक बृहत्वात चिंतामणि रस, तो कब तक देना है? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन गोल्ड प्रिपरेशन जो है वो अगर सूक्ष्म औषधि है, वो गुरुवेल सत्व या मिल्क शुगर में अगर सूक्ष्म किया हुआ है तो वो काफी लॉन्ग टाइम लाइफ टाइम वगैरह ऐसे तौर पर भी दे सकते हैं, जब तक वो आपके कुछ RFT में कुछ प्रॉब्लम नहीं ला रहा है या कुछ प्रॉब्लम उसकी वजह से नहीं आता है। अगर अच्छी कंपनी का हो, शोधन प्रॉपर हुआ है, और अगर सूक्ष्म औषधि के तौर पर आप यूज कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप सूक्ष्म औषधि के तौर पर नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो ज्यादा ड्यूरेशन के लिए नहीं यूज करना है, बाद में आपको सूक्ष्म औषधि में शिफ्ट होना है। और मेरा तो कहना रहेगा सूक्ष्म औषधि में ही फॉर्म में ही अगर यूज करेंगे तो रिजल्ट जल्दी आता है। खास करके वो 3 घंटे गुरुवेल सत्व या कुछ जो बेस आप डिसाइड करेंगे उसमें उसका मर्दन करना है, उससे उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ता है, और उसकी वजह से रिजल्ट फास्ट मिलता है कम मात्रा में। नैनो पार्टिकल जो है वो फॉर्म। डॉक्टर मीनू, इनका सवाल है, कॉमनेस्ट साइट फॉर रक्त मोक्षण, ये ब्रैकियल जो आर्टरी है वहां पे करना है कॉमन साइट, सॉरी अपना वेन से करना है ब्रैकियल इंजेक्शन। दक्षिण या वाम कर्पूर संधि पे आप कर सकते हैं। हाँ, डॉक्टर मीनू, इनका सवाल है, कैन वी यूज कैस्टर ऑयल इन ऑल पेशेंट्स? डिपेंड्स, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर पेशेंट में ग्रहणी अतिसार ऐसे कुछ कंडीशंस हैं तो कैस्टर ऑयल में अवॉइड करना पड़ता है। बिकॉज डॉक्टर मीनू, इनका सवाल है, बिकॉज सम पेशेंट्स कंप्लेन कॉन्स्टिपेशन आफ्टर गिविंग कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल अगर दूध, उसका अनुपान दूध या शुंठी क्वाथ ये प्रॉपर तरीके से यूज किया है क्या वो देखना पड़ेगा, लेकिन मेरे तो देखने में ऐसा नहीं आया है। डॉक्टर सौरभी, आपका ये सवाल समझ में नहीं आया, खाली आयुर्वेदिक लिखा है।
ठीक है, आगे बोलो। डॉक्टर श्रद्धा भोगटे, हॅलो, हेतूमध्ये मेदो दृष्टी असेल तर ऍसिडिटी लक्षण असेल तर फर्स्ट विरेचन देऊन मग औषधी चिकित्सा स्टार्ट करावी का? हाँ, करू सकता। पेशेंट जर बल रुग्ण का बल अगर अच्छा है तो विरेचन दे के आप औषधि शमन चिकित्सा जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। If we suggest विरेचन then start with मृदु विरेचन और प्रकृति वाइज। मृदु विरेचन जो है उससे अगर पहले आप देखेंगे तो पेशेंट का पोस्ट आपको समझ में आएगा, और एक बार पोस्ट समझ में आने के बाद आपको जो एक्चुअल विरेचन के लिए दवा है वो कौन सी इस्तेमाल करनी है और उसकी मात्रा क्या होनी चाहिए, इसके लिए थोड़ी जजमेंट आ जाती है, तो वो बेहतर रहता है। क्योंकि अगर कोई पेशेंट ऐसे रहते हैं कॉन्स्टिपेशन के खासकर, तो मेरे पास तो एक पेशेंट था, वो अभयादि मोदक डेली ले रहा था, फिर भी उसको मोशन क्लियर नहीं हो रहा। तो अगर ऐसा पेशेंट रहेगा तो अगर विरेचन के बारे में सोचेंगे तो अगर विरेचन के लिए अगर हम द्राक्षावलेह वगैरह ऐसे कुछ सौम्य मृदु विरेचक कल्प अगर हम निकालेंगे तो उससे कुछ भी नहीं होगा। ये सब देखना पड़ता है। और एक बताना था डॉक्टर सौरभ जी आपको, माइल्ड वेरिकोज वेन और काफ मसल पेन, ये जो जब रहता है और उसके साथ पेडल एडिमा है क्या, वो देखना पड़ेगा। और पेडल एडिमा जब नहीं रहता है तो कुछ टेंशन नहीं। पेडल एडिमा तो नहीं है, सिर्फ काफ मसल पेन एवरी नाइट रहता है उनको, क्योंकि मुझे लगता है वो सर्कुलेशन प्रॉपरली नहीं होता है, मे बी इसकी वजह से काफ मसल वेरिकोज वेन्स माइल्ड मतलब सिर्फ वो ब्लैकिश डिस्कलरेशन होता है ना, वो है सिर्फ इसके ऊपर लेग्स पर। हाँ, लेकिन फिर भी एक इसके तौर पर क्या बोलते हैं, मतलब मेरे एक पेशेंट में ऐसा था, इसलिए बता रहा हूँ। काफ पेन, काफ मसल पेन, ये सिम्टम अगर नॉर्मल मेडिसिन से या खाली नॉर्मल माइल्ड अभ्यंग से अगर कंट्रोल में नहीं आ रहा है और पेट साफ वगैरह वो सब बराबर है, कभी कभी मलाउस्तंभ की वजह से भी काफ मसल पेन रहता है ना, वो नहीं सब मलाउस्तंभ है। हाँ, तो वो सब अगर देखेंगे तो उससे अगर वो नहीं कम हो रहा है तो जिनको खास करके वेरिकोज वेन है, माइल्ड वेरिकोज वेन और काफ पेन, काफ मसल पेन, ऐसा जब कॉम्बिनेशन रहता है तब पेशेंट में ये अपना कलर डॉपलर जो है वो करेंगे तो बेहतर रहता है। लेग्स का कलर डॉपलर करेंगे तो, क्योंकि कुछ पेशेंट ऐसे रहते हैं जो हमसे मिस होते हैं कि उनको कुछ ना कुछ अंदर प्रॉब्लम्स शुरू हुए रहते हैं। प्रॉपर डीवीटी फॉर्म होना ही रहना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो प्रॉब्लम्स वेन से रिलेटेड या आर्टरी से रिलेटेड, उनके वॉल से या वाल्व से रिलेटेड होते हैं, वो जल्दी डिटेक्ट हो पाते हैं, क्योंकि काफ मसल पेन उसका जो मेन ये सिम्टम रहता है। ठीक है, करेक्ट। उनको अभ्यंग से कम होता है, लेकिन अभी तो ठीक है, फिर भी कलर डॉपलर करवा लेंगे। कलर डॉपलर करवा लेंगे तो बेहतर रहेगा। श्योर ओके। भले उसमें कुछ नहीं आएगा तो भी चलेगा, लेकिन वो करवा। श्योर ओके,
थैंक यू। मेरे पेशेंट में था, काफ पेन था, वो कुछ कम ही नहीं हो रहा था, तो मैंने कलर डॉपलर करवाया था। तो कलर डॉपलर में थोड़े चेंजेस वेन्स और आर्टरीज में आने लगे थे, जो कि मतलब वाल्व और उसमें आने लगे थे चेंजेस। तो उसके अनुसार हम आयुर्वेदिक मेडिसिन भी फिर स्टार्ट कर सकते हैं, खास करके रक्त वाहिनियों की हेल्थ के लिए और उसके लिए, और वो वाल्व की हेल्थ के लिए, और वो टाइप के मेडिसिन जब शुरू होंगे तब ही उनका वो काफ पेन कम आएगा। और इससे कोई रिलेटेड है हाइपरटेंशन और इसका कोई रिलेशन हो सकता है? हाँ, हाइपरटेंशन और उसका भी रिलेशन होता है, क्योंकि जो प्रेशर बढ़ता है ना, पूरे जो क्या बोलते हैं उसको, जो एंडोथेलियम पे जो है प्रेशर आता है ना, उसकी ओके। वजह से। ठीक है। और एक कुछ सवाल रहेगा तो लेंगे फिर एंड कर। Nowadays many people follow, डॉक्टर सौरभ पटेल इनका सवाल है, nowadays many people follow vegan diet for reversal of hypertension and diabetes. What is your views on that, sir? वेगन डाइट मतलब आप क्या बोल रहे हैं, वेजिटेरियन डाइट बोल रहे हैं या कुछ अलग है ये फंडा? सौरभ जी बोलिए, आइए ऑन बोर्ड भी आ सकते हैं। कंप्लीट अवॉइड ऑफ एनिमल फूड, ठीक, वही आप वेजिटेरियन बोल रहे हैं। एक्चुअली ऐसा डायरेक्ट इसका रिलेशन वगैरह तो ये कुछ पता नहीं है मुझे, ये रिसर्च का पॉइंट है या रिसर्च पेपर्स से समझेगा ये चीज। लेकिन फिर भी वेजिटेरियन डाइट से फायदा होगा ये तो श्योर है। खाली डाइट पे डिपेंड नहीं होता है, लेकिन जैसे मैंने कहा काफी सारे फैक्टर्स होते हैं, डाइट होता है, नींद होता है, फिर एक्सरसाइज होता है, ये सब का इफेक्ट आता है। कभी कभी एक का इफेक्ट आता है या कभी कभी मल्टीपल थिंग्स का इफेक्ट रहता है, तो खाली डाइट से होगा ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो अभी आज का सेशन हम एंड करते हैं, बाद में मिलेंगे, तब प्रार्थना के साथ एंड करते हैं। ओम असतो मा